हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, जहां पर हम एम लक्ष्मीकांत को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं। दिस इज आवर 6th एडिशन। अब देखो, हम कवर कर रहे हैं सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फाइनेंशियल रिलेशंस, यानी कि टैक्सेस के मामले में हम देखने वाले हैं कि कैसे टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग द सेंटर एंड स्टेट, कौन लेवी करता है, कौन अप्रोप्रिएट करता है, क्या क्या आर्टिकल्स हैं, उन सब चीजों को हम देखेंगे। वी विल ऑल्सो कवर टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड क्या रिलेशन है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से क्या रिलेशन है, ग्रांट इन एड क्या होता है। वी विल कवर ऑल ऑफ दिस। चलिए सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं, दो अमेंडमेंट एक्ट हैं एंड दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 80th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000, ये एक बहुत मेजर चेंज लेकर आया था। इसके अंदर क्या था, इस एक्ट ने बेसिकली इनैक्ट किया टू गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन। 10th फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, उसकी जो बातें हैं उनको इन रियलिटी लाने के लिए 18th अमेंडमेंट एक्ट आया था। कमीशन ने बेसिकली रिकमेंड किया था कि टोटल इनकम जो आती है सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज के थ्रू, उसका 29% जो है वो क्या करो, स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंड इसको क्या कहने लगे, इसको इट वाज कॉल्ड एज द अल्टरनेट स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या बोला, इन्होंने रिकमेंड किया कि आप 29% ऑफ दिस टोटल इनकम जो आपके पास आ रही है सेंट्रल टैक्सेस से, ड्यूटीज से, आप इसको स्टेट्स के बीच में बांटो। एंड दिस विल कम इफेक्ट इनटू बेसिकली इन रियलिटी ये आएगा रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी पीछे की डेट से, फ्रॉम April 1st 1996। ओके, तो ये हमें एक मेजर चेंज आता हुआ नजर आया। दिस अमेंडमेंट हैज ब्रॉट सेवरल सेंट्रल टैक्सेस, जैसे कि कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, इन पार विद द इनकम टैक्स। पहले क्या था, इनका नहीं होता था डिवोल्यूशन, जो इनसे टैक्स आता था। अभी क्या है, ये भी उस एम्बेट के अंदर आ गए, तो दे केम इन पार या इक्विटी विद द इनकम टैक्स। एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट हो गया ये चीज कि सेंटर को स्टेट्स के बीच में इस चीज को क्या करना पड़ेगा, डिवॉल्व करना ही पड़ेगा। ये चीज हमें मेजर एक चेंज के रूप में आती हुई नजर आई। तो 80th अमेंडमेंट ऑफ 2000 इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखो 101st अमेंडमेंट, इसको हमने पहले भी कवर किया है, टॉक्स अबाउट जीएसटी। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हैं कंट्री के अंदर, तो क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले तो कॉन्करेंट टैक्सिंग पावर्स आ गई पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर के पास। दोनों के पास ही पावर है कि वो टैक्सिंग कहीं ना कहीं लेकर आ सकती है, एंड उसके बाद वो लॉस को फॉर्म कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू लेविंग ऑफ द जीएसटी। ठीक है, एंड ऑल्सो ट्रांजेक्शन जो होते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, उसके रिगार्डिंग। अब देखो जीएसटी में हुआ क्या है, मेजर मेजर रूप में आपको लोगों को पता ही है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सेंटर एज वेल एज स्टेट जिनको लेकर आता था, लेवी करता था, उनको क्या कर दिया, उनको एक तरीके से एक एम्बिट के अंदर ला दिया, एक कॉमन नेशनल मार्केट को फॉर्म कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। एंड जीएसटी एक बहुत बड़ा चेंज है जब हम अपने बेसिक इकोनॉमी की बात करते हैं या हम अपनी टैक्सेस की बात करते हैं। इट वाज अ बिग चेंज, इट वाज लाइक अ रिवोल्यूशन। तो 101st अमेंडमेंट एक्ट भी बहुत बड़ा चेंज लेकर आया। इसने बहुत सारे सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसके अंदर इंक्लूड किया, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, सर्विस टैक्स हो गया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी हो गया या जिसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल सरचार्ज या फिर सेसेस जो हो गया। सेस क्या होते हैं, एक तरीके से टैक्स ऑन टैक्स होता है, पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए लगा दिया जाता है, जैसे कि स्वच्छ भारत टैक्स था। ठीक है, अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जगहों पर ऐसे। सिमिलरली अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर सबस्यूमिंग, जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया या जिसे हम स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। ठीक है, अदर देन द टैक्स लेविड बाय द लोकल बॉडीज, वो वाले एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स लेविड बाय द सेंटर एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट, वो इसके अंदर। फिर ऑक्टोरियो हो गया, सेंट्रल बेसिकली एंट्री टैक्स जो है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, से स्टेट जो सरचार्ज लगाती है एंड सेसेस जो लगाती है, इज सो फार एज दे रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब हमें आते हुए नजर आए। अब देखो दी अमेंडमेंट, ये जो 101st अमेंडमेंट है, इसने क्या किया, आर्टिकल 268A को बेसिकली डिलीट किया एंड ऑल्सो एंट्री 92C उसको डिलीट किया फ्रॉम द यूनियन लिस्ट। ये क्या डील करती थी, ये सर्विस टैक्स के थ्रू डील करती थी, उसके रिगार्डिंग बातचीत करती थी। एंड दे वर एडेड अर्लियर, पहले इनको 88th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एड ऑन कर दिया गया था, बट अब इसको क्या कर दिया, 101st के तहत इसको हटा दिया, इसको डिलीट कर दिया।
सर्विस टैक्स की अगर हम बात करें, इट वाज लेविड, यानी कि वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा था बाय द सेंटर। बट अगर हम उसकी कलेक्शन की बात करते हैं, उसके बाद हम उसके ये बात करते हैं कि कहाँ शेयर होगा जो मेजर टैक्स आएगा, तो इट वाज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एज वेल एज द स्टेट। तो इसमें हमें एक चेंज आता हुआ नजर आया। दोनों ही अमेंडमेंट ने बहुत ज्यादा चेंजेस किए, एंड इसके साथ हम फर्दर थोड़े से और आर्टिकल्स को कवर करते हैं। अब देखो, A है taxes levied by the center but collected and appropriated by the state। आर्टिकल 268 के अंदर ऐसे टैक्सेस के बारे में बताया गया है जिनको इम्प्लीमेंट करता है सेंटर, पर उसका कलेक्शन एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट जो होता है जिनके बीच में, वो होता है स्टेट। ठीक है, ये कैसे है? ये है जैसे स्टैम्प ड्यूटी हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, चेक के ऊपर, प्रोमिसरी नोट्स, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये सब चीजें। And proceed of these duties levied within any state do not form a part of consolidated fund of India। ठीक है, इसका जो प्रोसीड होगा इन टैक्सेस का, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर नहीं जाएगा, दे विल बी असाइंड टू द स्टेट। ठीक है, ये किसके अंदर लिखा गया है? आर्टिकल 268 के अंदर लिखा गया है इन पर्टिकुलर टैक्सेस के बारे में। उसके बाद देखो आर्टिकल 269, इसमें वो टैक्सेस हैं जिनको इम्प्लीमेंट एंड कलेक्शन करने का काम सेंटर का है, पर इनको बाद में स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड अदर देन न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं। एंड इन गुड्स की बात करी जा रही है जो कि इंटर स्टेट रेट से रिलेटेड है या इंटर स्टेट कॉमर्स से रिलेटेड है। फिर टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड या फिर कॉमर्स, वो सब है। नॉट प्रोसीड, नेट प्रोसीड की बात करी जा रही है ऑफ दीज टैक्सेस, ये भी नहीं होते पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड इनको भी असाइन किया जाता है टू द कंसर्न स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ले डाउन बाय द पार्लियामेंट। ओके, उसके बाद देखो ऐसे टैक्सेस जो कि लेवी किए जाते हैं, कलेक्शन किया जाता है, बेसिकली यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी जा रही है। इसके रिगार्डिंग बोला जा रहा है कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, लेवी किया जाता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग यह है आर्टिकल 269A के अंदर। यहाँ पर बताया गया है जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ऑन द सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। इसको इंप्लीमेंट करने का, इसको कलेक्ट करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। पर ये जो टैक्सेस होते हैं इनको डिवाइड किया जाएगा अमंग सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो इंटर स्टेट से रिलेटेड जो भी टैक्स आता है उसके रिगार्डिंग जो डिवोल्यूशन होगा वो दोनों के बीच में होगा, सेंटर एज वेल एज स्टेट के बीच में, इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, एंड पार्लियामेंट भी देखो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल इसको लेकर आते हैं। फर्दर Parliament is also authorized to formulate the principle for determining the place of supply, and when a supply of goods and services or both take place in the course of interstate trade या commerce। तो पार्लियामेंट के पास यहाँ पर अधिकार है, ऑथराइज है पार्लियामेंट की वो प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई, कैसे हो रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन सबको देख सकती है विद रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद देखो डी है टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनको सेंटर एंड स्टेट के बीच में। आर्टिकल 270 के अंदर इन टैक्सेस के बारे में बताया गया। ये कौन कौन से टैक्सेस हैं? ये वो सारे टैक्सेस हैं जो कि 268, 269, 269A के अंदर नहीं आते। ये देखो, ये जो हमने अभी अभी कवर की है 268, 269, 269A, इनके अंदर जो नहीं आते वो वाले टैक्सेस, ऐसे वाले टैक्सेस होंगे। एंड इसके अलावा सरचार्जेस ऑन टैक्सेस ड्यूटीज रेफर टू इन आर्टिकल 271। ठीक है, ये वाले एक्सक्लूडेड हैं। ठीक है, ये इसके अंदर नहीं आते। फिर एनी सेस लेविड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये इसके अंदर नहीं आता। द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ दीज टैक्सेस एंड ड्यूटीज इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो जो मैनर है डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जो नेट प्रोसीड आएगा इन टैक्सेस का एंड ड्यूटीज का, दिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की बात हो रही है इसका मतलब यह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग द मेजर स्टेप ओवर हियर। उसके बाद देखो सरचार्ज। सरचार्ज भी एक तरीके का टैक्स ऑन टैक्स ही होता है, ऑन सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर द पर्पस ऑफ द सेंटर। अब देखो आर्टिकल 271 के अंदर इनका जिक्र किया गया है। यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिवली देखने को मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस सरचार्ज को लेकर आ रही है, एंड इसके जो प्रोसीड होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे। यहाँ पे स्टेट का कोई अधिकार नहीं है या स्टेट को इसका कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। हाउएवर जीएसटी के ऊपर ये सरचार्जेस नहीं लगते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए
टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्टेट की बात कर रही है, स्टेट ही इम्प्लीमेंट कर रहा है, स्टेट ही कलेक्ट कर रहा है, स्टेट ही उनको अपने पास में रख रहा है या उनको बांट रहा है, जैसे भी है, ठीक है। अब देखो ये किसके अंदर है, ये स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए हैं एंड दे आर 18 इन नंबर। अब ये 18 में क्या क्या आते हैं, लैंड रेवेन्यू हो गया, टैक्स हो गया एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर, या फिर सक्सेशन टू एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर ड्यूटी लगती है वो, एस्टेट ड्यूटी हो गई एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर, टैक्सेस हो गया लैंड या बिल्डिंग के ऊपर, मिनरल राइट्स के ऊपर जो टैक्सेस होते हैं, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जैसे कि ओपियम हो गया, इंडियन हिम्प हो गया एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है, ये सब इसके अंदर। पर इसके अंदर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल या नार्कोटिक्स वाले ड्रग नहीं आते, तो इनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो हो गई। ये सब क्या है, इनके ऊपर जो टैक्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है बेसिकली, एंड स्टेट गवर्नमेंट ही इनको रिटेन रखती है। और भी है देखो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया उसका कंजप्शन, टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव हमें नजर आते हैं स्टेट गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोल डीजल, ठीक है, ये सब चीजें हैं, बढ़ाते रहते हैं क्योंकि उनका क्या होता है, उनको टैक्सेस इसके थ्रू पैसा मिलता है। उसके बाद देखो गुड्स एंड पैसेंजर कैरिड बाय द रोड एंड इनलैंड वाटरवेज, व्हीकल्स के ऊपर टैक्सेस, एनिमल एंड बोट के ऊपर जो टोल का पैसा आता है, टैक्सेस प्रोफेशन ट्रेड कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इसको भी हमने देखा था, कैपिटलाइजेशन टैक्सेस हो गए, ठीक है, ये सब इसके अंदर है, स्टैम्प ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। अब देखो ये तो हो गया टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का क्या, बहुत सारे ऐसा रेवेन्यू भी आता है सरकार के पास जो कि नॉन टैक्स होता है, ठीक है। अब जैसे देखो क्या है, स्टेट सेंटर की अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे नॉन टैक्स रेवेन्यू हैं जो कि सिर्फ सेंटर अपने पास रखता है। वो कैसे हैं, जैसे कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ पहले बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता था, अभी तो इतना नहीं है क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, सब कुछ आसानी से हो जाता है, पर पहले इसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस थी। फिर रेलवेज हो गया, बैंकिंग हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, कॉइनेज एंड करेंसी हो गया, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गया, ये सब, एंड एस्टेट एंड लैब्स, ठीक है। एस्टेट एंड लैब्स आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करो एक इंसान है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसने किसी और इंसान को एक तरीके से ये अधिकार दे दिया कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी आप इस इंसान को दे दीजिएगा। सपोज करो कि आपसे पहले ये इंसान भी चला जाए एंड फिर आप भी चला जाए, तो इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो ये प्रॉपर्टी जो होगी ये गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेंटर के पास चली जाएगी, तो सेंटर के लिए क्या हुआ, एक तरीके का रेवेन्यू हुआ। दिस इज कॉल्ड एज एस्टेट एंड लैब्स, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात करी जा रही है। फिर स्टेट की अगर हम बात करें, रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग आर मेजर सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, जैसे कि इरिगेशन से रिलेटेड जो टैक्स आता है वो हो गया, ठीक है, नॉन टैक्स बेसिकली वो हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फिशरीज हो गया, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गया, ऑल्सो एस्टेट एंड लैब्स, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी बात करी जा रही है। अब देखो इसके अलावा होता है ग्रांट इन एड टू द स्टेट। अगर स्टेट को जरूरत है और भी ज्यादा ग्रांट्स की एंड स्टेट की स्थिति ठीक नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनको प्रोवाइड कर सकती है ग्रांट इन एड। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ग्रांट इन एड टू द स्टेट फ्रॉम द सेंट्रल रिसोर्सेज। एंड ये भी देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैट्यूटरी, एक होता है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी के नाम से ही आपको पता चल रहा है, जैसे डिस्क्रिशनरी पावर होती है ना, हमने प्रेसिडेंट की भी हम आगे देखेंगे कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती है। डिस्क्रिशनरी का मतलब है आप चाहे करो आप चाहे नहीं करो, ये आपका अधिकार है। तो एक है स्टैट्यूटरी, एक है डिस्क्रिशनरी। स्टैट्यूटरी की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 275 के अंदर पार्लियामेंट के पास अधिकार है टू मेक ग्रांट्स टू द स्टेट, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड कहीं ना कहीं हमें दिख रही है जिनके अंदर, या फिर जो इकोनॉमिकली इतनी ज्यादा साउंड नहीं है स्टेट, उसको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्लियामेंट के पास अधिकार है। एंड उसके बाद देखो ये भी डिफरेंट सम फिक्स करे जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स के लिए, इसके लिए भी अलग अलग इनके पास क्राइटेरिया है कि लेवल ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देखा जाएगा कि कितनी ज्यादा स्थिति खराब है, कैसी पॉपुलेशन है, ये सब चीजें। अब ये जो सम है, दे आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एवरी ईयर, एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक ग्रांट को फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। अब देखो ये वाले जो ग्रांट है ये कैसे है, ये जनरल है, ठीक है, कि अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए आपको मिल जाएगा। कुछ स्पेसिफिक ग्रांट भी है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 275 के अंदर, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये अधिकार है
कि कैसे शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड अगर लेकर आना है, ठीक है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेसिफिक ग्रांट फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन अ स्टेट या फिर और फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इन द स्टेट इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, तो शेड्यूल एरियाज की बेटरमेंट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स की बेटरमेंट के लिए भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कह सकता है कि आप स्टेट को क्या करो, ग्रांट को प्रोवाइड करो। एज स्टैट्यूटरी ग्रांट अंडर 275, चाहे वो जनरल हो चाहे वो स्पेसिफिक हो, दे आर गिवन टू द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पर क्या है, फाइनेंस कमीशन का बहुत ज्यादा रोल है। देखो फाइनेंस कमीशन तो वैसे ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि मेजर डिसीजन लेती है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो हर 5 साल में या उससे अर्लियर जो फाइनेंस कमीशन है उसको फॉर्म कर सकता है। एंड फाइनेंस कमीशन का मेन काम ये है कि वो ये देख सकता है कि टैक्स प्रोसीड जो होते हैं वो कैसे सेंटर एंड स्टेट के बीच में डिवॉल्व होंगे, कैसे उनका एक तरीके से डिवोल्यूशन होगा, कितना सेंटर के पास रहेगा कितना स्टेट के पास जाएगा। आर्टिकल 280 के अंदर बेसिकली इसको लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, 5 साल या उससे पहले फाइनेंस कमीशन को अकॉर्डिंग टू द नीड फॉर्म कर सकता है। अब देखो 15th फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो एनके सिंह कौन है, इसकी चेयरमैनशिप के अंदर ये बनी है। एंड 15th फाइनेंस कमीशन जो है इसकी जो रिकमेंडेशन है वो 5 साल का टर्म जो कवर करेंगे वो कौन सी है, वो है 2021 टू 2022 से लेकर 2025 से 2026। ठीक है, तो ये जो 5 साल है यहाँ तक हमें देखने को मिलेगा कि इनकी जो रिकमेंडेशन है दे विल स्टे, ठीक है, दे विल बेसिकली कवर। तो ये फाइनेंस कमीशन के बारे में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। उसके बाद देखो डिस्क्रिशनरी ग्रांट भी होते हैं कुछ, अभी अभी हमने देखा कुछ हो गए जो स्टैट्यूटरी ग्रांट है, कुछ है डिस्क्रिशनरी। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सेंटर जो गवर्नमेंट है उसकी डिस्क्रिशन है, वो चाहे दे वो चाहे नहीं दे, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि आपको देना ही देना है ग्रांट को। आर्टिकल 282 के अंदर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली इस चीज के लिए एम्पावर किया गया है कि आप स्टेट को क्या करो, ग्रांट प्रोवाइड करो पब्लिक पर्पसेस के लिए। एंड इफ इट इज नॉट विद इन देयर, इवन इफ चाहे वो रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटर कॉम्पिटेंस के अंदर नहीं हो, पब्लिक पर्पसेस के लिए वो दे सकते हैं। एंड स्टेट जो है, ठीक है, उसको ये मिल जाएगा, वो फर्दर इसका इस्तेमाल करेंगे। सेंटर के पास पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, एक डिस्क्रिशनरी पावर है, ये वो चाहे दे वो चाहे नहीं दे। एंड ये जो ग्रांट्स है इनका 2 फोल्ड पर्पस है। सबसे पहले तो ये है कि स्टेट को फाइनेंशियली साउंड रखा जाए, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट टारगेट्स बनाती है अपनी डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए, उसको हम पूरा करते हुए देखें। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसका थॉट है। दूसरा ये है कि सेंटर का जो इन्फ्लुएंस है वो स्टेट के ऊपर बना रहे, एंड वो स्टेट के जो एक्शंस है उनको देखते रहे कि वो इन कोऑर्डिनेशन विद द नेशनल प्लान है कि नहीं, नेशन की जो सोच है, ठीक है, उसको वो आगे रख रहे हैं कि नहीं, इसलिए भी यहाँ पर ये आता है। तो इसका 2 पर्पस है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज को मैंडेट करता है कि आप ग्रांट एंड एड प्रोवाइड करो स्टेट को, एंड सेंट्रल रिसोर्सेज के थ्रू ये जाएगा। ऑल्सो देखो अदर ग्रांट्स भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है 3rd टाइप ऑफ ग्रांट इन एड, पर ये टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। अ प्रोविजन वाज मेड फॉर ग्रांट इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन जूट, ठीक है, जूट प्रोडक्ट्स टू द स्टेट ऑफ असम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्रांट इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन जूट, ठीक है, जूट प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये हमें देखने को मिला था। ये क्या था, एक तरीके का टेम्पररी पीरियड के लिए लगा था। ये जो ग्रांट है they were to be given for a period of 10 years from the commencement of the constitution. These sums were charged on consolidated fund of India, ठीक है, consolidated fund of India के ऊपर ये चार्ज होते हैं। एंड ये भी जो है रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन के बाद ही हमें आते हुए नजर आते हैं। तो ये सब था, कुछ और हमने कवर किया, आगे हम आगे और इसको देखेंगे। काफी बड़ा ये चैप्टर है पर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ठीक है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।